हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राज्य सरकार की। राज्य सरकार क्या है, इसका प्रोसेसिंग क्या होती है, इसकी इसका गठन जो है किस प्रकार है, कौन से आर्टिकल दिए गए हैं, निर्वाचन कैसे होता है, सदस्यों की योग्यताएं क्या है। तो हम थोड़ा स्पीडली पढ़ लेंगे इसको। राज्य सरकार क्या है जो हमने जान जाएंगे कि आखिर क्या है ये। रिट और जो 10th क्लास के विद्यार्थी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि राज्य सरकार होती क्या है। राज्य सरकार जो होती है वो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत आ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और उच्च न्यायालय मिलकर राज्य सरकार का निर्माण करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं राज्य सरकार की। और राज्य सरकार के हमने देख लिया है। राज्य सरकार मीन्स ये होता है कि जो संघीय व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत राज्य सरकारों को भी दर्जा दिया गया है। द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत, मतलब दो प्रकार की शासन व्यवस्था, एक तो केंद्रीय स्तर पर जिसे हम संघीय सरकार कहते हैं या केंद्र सरकार कहते हैं उसके, और दूसरा राज्य सरकार। तो इसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और उच्च न्यायालय, जो इसको मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। अब हमारे सामने आता है कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनके प्रोसेसिंग में कौन कौन आती हैं। तो हमारे यहाँ टॉपिक की बात कर लें तो राज्य विधानमंडल गठन और उसके कार्यों की बात करेंगे। हमारे जो ये मेरी एक स्पेशल बुक है उसकी हम देखेंगे। उसके अलावा हम यहाँ चैप्टर की बात करें जो 10th क्लास में है तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें वो की हुई प्रोसेस दे रखी है, लेकिन इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया तो गया है, लेकिन एक समझ से थोड़ा सा बाहर है। तो हम इसको थोड़ा अपनी बुक्स के आधार पर देखते हैं। तो देखें कि जो राज्य विधानमंडल है उसकी जो गठन करने की प्रोसेस है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 168 में 168 में इसका उल्लेख किया गया है। आपको दिख रहा होगा, इसमें ये दे रखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक विधानमंडल होगा और उस विधानमंडल में राज्यपाल और विधानमंडल के दोनों सदन, मतलब वही संसद वाली बात, संसद के जैसे दो सदन होते हैं उसी प्रकार राज्यों के जो विधानमंडल होता है उसके भी दो सदन होते हैं। एक तो होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। इसको मिलकर राज्य की क्या बनेगी, विधानमंडल बनेगा। अब विधानमंडल का निम्न एवं लोकप्रिय सदन तो कौन सा होता है, विधानसभा। जिस प्रकार हमारे यहाँ संसद में भी जो लोकप्रिय सदन होता है वो लोकसभा होता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, उसी प्रकार हमारे राज्यों में भी जो निम्न सदन होता है उसे हम विधानसभा कहते हैं और ये लोकप्रिय सदन होता है। वहीं उच्च सदन विधान परिषद होता है। जिस प्रकार केंद्र में संसद के लिए उच्च सदन राज्यसभा होता है उसी प्रकार राज्यों में उच्च सदन विधान परिषद होता है। ये वर्तमान में केवल भारत के संघ राज्यों में जो है उनमें 7 में है। वर्तमान में हम इसकी 6 की बात कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है, जिसको लर्न नहीं हो तो वो ट्रिक ये है कि माँ तुझको भी। ये ट्रिक है माँ तुझको भी, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मैं मिस महाराष्ट्र, ए मिस आंध्र प्रदेश, टी मिस तेलंगाना, यू मिस उत्तर प्रदेश, जे मिस जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटका एंड बिहार। तो जम्मू कश्मीर तो अभी रहा नहीं, वो तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो 7 राज्यों में हम इसको काउंट कर सकते, 6 राज्यों में इसको काउंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं विधानसभा का गठन कैसे होता है। विधानसभा गठन की बात करें तो इसमें आर्टिकल नंबर 170 मतलब अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभाओं की सदस्य संख्या तय की गई है और सदस्य संख्या जो है वो अधिकतम कितनी होती है, 500 मानी गई है। हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की जो भी विधानसभा होगी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 500 होगी, और न्यूनतम जो होगी वो कितनी होगी, 60 होगी। इस प्रकार हमारे राजस्थान की सदस्यों की संख्या बात करें तो विधानसभा में वर्तमान समय में राजस्थान के 200 सदस्य हैं। इसमें यह भी है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य लगभग कितने 75,000 जनसंख्या का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। कितनी संख्या का, 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और निर्वाचन की बात करें सदस्यों के तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। साथ में वयस्क मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। वयस्क मताधिकार में जो व्यक्ति 18 साल का होगा वो व्यक्ति इनका चुनाव कर सकता है।
और निर्वाचन क्षेत्र जो होता है वो एकल सदस्य होता है, बहु सदस्य नहीं होता। मीन्स एकल सदस्य मीन्स ये होता है कि एक विधानसभा क्षेत्र से केवल एक ही व्यक्ति को चुना जाता है। योग्यता नॉर्मल है कि नागरिक होगा भारत का, 25 वर्ष की आयु होगी, लाभ के पद पर नहीं होगा या पागल व दिवालिया नहीं होगा। इसके अलावा हम फ्रेंड्स देखें, जो कार्यकाल की बात करते हैं तो जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का फिक्स किया गया है। इससे पूर्व इसको भंग किया जा सकता है, और संकट काल के समय अगर आप इमरजेंसी लग जाती है किसी राज्य में तो इस विधानसभा के कार्यकाल को लगभग 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर 1 वर्ष भी हो सकता है। पदाधिकारियों की बात करें तो सेम वो की वो पोर्शन है जो केंद्र सरकार में होती है। प्रत्येक विधानसभा में 2 मुख्य पदाधिकारी होंगे, एक होगा अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। जहां हमारे सेंटर है, सेंटर में जो लोकसभा होती है उसमें भी ये सिस्टम है, उसमें भी एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में हमारा जो विधानसभा है उसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका होती है। इनका चुनाव कौन करता है? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगर हमें विधानसभा सदस्य को हटाना पड़े या लोकसभा के सदस्यों को हटाना पड़े तो उन्हें 14 दिन के प्रस्ताव द्वारा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब कहने वाले 14 दिन पूर्व उनको ये सूचना देनी पड़ती है और उसके बाद में इसके प्रोसेस शुरू होती है। अभी हम थोड़ी सी आरक्षण की बात भी कर लेंगे। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी, यहाँ उनके सदस्यों को भी एक आरक्षण की व्यवस्था के तहत दिया गया है कि यहाँ जो SC और ST के जो लोग हैं उनको संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 तक के लिए क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। लेकिन अब वर्तमान में समय हम बात करें तो इसको 2026 तक क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है, और ये व्यवस्था 2026 तक जैसी है वैसी बनी रहेगी। इसके साथ में एक बात और है नई, वो ये है कि अगर राज्य विधानसभा के निर्वाचन के बाद भी यदि विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है आंग्ल भारतीयों को, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? एक सदस्य को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। जिस प्रकार हमने केंद्र वाले चैप्टर में देखा था कि उसमें भी अगर लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है तो जो राष्ट्रपति होता है वो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य चुन सकता है, और उसी प्रकार राज्यों में जो है वो राज्यपाल जो है एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इसके बाद में हम आगे चलें तो देखते हैं कि जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता का अंत कैसे होता है। तो वो भी हम देख लें एक बार। हम फ्रेंड्स बात करते हैं सदस्यों की सदस्यता का अंत। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो है वो राज्य विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। मीन्स उसको एक सदस्य की त्यागपत्रता देनी होती है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक मीन्स 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है विधानसभा में तो उसकी सदस्यता अपने आप रद्द मान ली जाती है। इसके अलावा एक और है कि सदन का सदस्य हो चुकने के बाद भी उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है? खत्म कर दी जाती है। यह हम बात करेंगे अध्यक्ष के अधिकार और कार्य, मतलब विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, तो वो देख लें। सबसे पहले हमारे सामने आता है विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। मीन्स ये कि जितने भी कार्य होंगे, जितनी भी बैठकें होंगी, उनकी अध्यक्षता विधानसभा सदस्य किसके अध्यक्षता में करेंगे? विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में करेंगे। सदन में शांति व्यवस्था कायम रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस पर की अनुमति के सदन में कोई सदस्य भाषण नहीं दे सकता है। वह सदन की कार्रवाई में असंसदीय शब्दों को हटाने का अधिकार रखता है। नेताओं से परामर्श कर सकता है। प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर अस्वीकार कर देता है। मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा करता है, जिस प्रकार लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसी विषय पर पक्ष विपक्ष के समान मत होने पर निर्णायक मत का प्रयोग भी करता है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई विधेयक है, उसमें दोनों पक्षों के द्वारा समान मत प्राप्त होता है, मतलब 50-50 मत प्राप्त हुए, और उस विधेयक को पास करने के लिए एक मत की आवश्यकता है, तो विधानसभा अध्यक्ष इस मत का प्रयोग कर सकता है।
चलिए थोड़ा सा अब विधान परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। विधानसभा की जो कुछ बातें हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेंगे विधान परिषद के बारे में कि विधान परिषद क्या है। ये वैसे हमारे इस वर्तमान जो सिलेबस है उसमें इसको नहीं दे रखा है, फिर भी हम देख लेते हैं कि कैसे क्या है। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानसभा कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित कर दें कि राज्य में क्या होना चाहिए, विधान परिषद होना चाहिए या समाप्ति की जानी चाहिए। मीन्स मतलब ये हो गया कि 169 के अनुसार विधानसभा के सदस्य ये तय करते हैं कि किसी राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका प्रस्ताव सेंटर में भेजा जाता है और सेंटर में भेजने के बाद वहां से अनुमोदित हो जाता है तो उस राज्य में विधान परिषद बना दी जाती है। अब विधान परिषद बनने के बाद क्या क्या होता है वो देख लें। सदस्य संख्या जो होती है वो मतलब जो विधानसभा है उसके 1/3 सदस्य, विधानसभा के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होगी। मतलब ये हो गया कि 60% के लगभग मान लें तो उससे कम नहीं होगी। सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन, इसमें विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों का निर्वाचित किया जाता है तथा 6 से 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। और मनोनीत करने की जो पद्धति होती है वो होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। अब इसमें निर्वाचक मंडल कौन होते हैं, मतलब इनके सदस्यों का निर्वाचन करना या मनोनयन करने की जो पावर्स हैं वो किस किस के पास होती हैं। तो इसमें 1/3 भाग राज्य की का नगर पालिका, जिला परिषद या अन्य संस्थाएं होती हैं उनसे चुना जाता है। कुल संख्या का यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। मतलब विधानसभा के सदस्य कितने सदस्य चुन सकते हैं? 1/3 सदस्य। 1/12 सदस्य कौन चुनेंगे? शैक्षिक व्यक्ति चुनेंगे जो स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर चुके हों। फिर 1/12 सदस्य कौन चुनेंगे? अध्यापक जो होंगे उनके द्वारा चुना जाएगा जिन्हें 3 वर्ष तक क्या होगा, उच्च माध्यमिक या उस शिक्षा में शिक्षण कार्य करने का अनुभव हो। फिर इसके बाद में बचा 1/6 सदस्य ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। जिस प्रकार सेंटर में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उसी प्रकार विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनकी वही चीजें हैं कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा में क्या होनी चाहिए, विशेष रुचि होनी चाहिए। इनकी योग्यता है वही सेम राज्यसभा के सदस्यों के समकक्ष है। मीन्स यहाँ भी 30 वर्ष आयु है तो वहां भी कितनी है? 30 वर्ष की आयु होती है। मतलब 30 वर्ष का जो व्यक्ति होगा वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है और उधर राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। कार्यकाल जो है वो भी फिक्स है कि विधान परिषद को एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, जिस प्रकार राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसके भी 1/1 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में क्या हो जाते हैं? कार्य मुक्त हो जाते हैं। पदाधिकारी की बात कर लें तो इसमें पदाधिकारी जो है वो क्या कहलाता है? सभापति और उप सभापति। यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ सभापति उन्हीं व्यक्तियों में से किसी एक को बनाया जाता है। फिर है विधानसभा के विधान परिषद के पदाधिकारी। मीन्स इसके सदस्यों में एक सभापति एक उपसभापति होता है जिन्हें हटाने का भी अधिकार इसे ही है। मतलब इनको हटाना और उनको नहीं हटाना ये भी इन पर डिपेंड करता है। विधान परिषद के अधिकार और शक्तियां क्या हैं? कानून निर्माण का अधिकार, कानून निर्माण का अधिकार। इसमें हम देख सकते हैं कि जो विधान परिषद है वो भी इसके समकक्ष कानून निर्माण में योगदान देती है, धन विधेयक के अलावा। मतलब वही धन विधेयक वाली बात होगी जो वित्त विधेयक जैसे लोकसभा में पारित किया जाता है सबसे पहले, उसी प्रकार धन विधेयक यहाँ विधानसभा में पारित होता है सबसे पहले, वहां लाया जाता है, उसके बाद में विधान परिषद में लाया जाता है। आर्टिकल नंबर 197 में कहा गया कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित हो जाए और विधान परिषद में अस्वीकृत कर दे 3 माह तक रखने के बाद पुनः विधान परिषद को भेजती है तो इसे 1 माह बाद स्वीकृत समझा जाता है। मीन्स ये हो गया कि अगर वहां विधान परिषद इस पर निर्णय नहीं लेती है और 1 महीने तक रोक लेती है तो उसको पारित मान लिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देख लें आगे कार्यपालिका संबंधी कार्य। मतलब वही चीजें हैं, पूरक प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। वित्त संबंधी कार्य धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु विधान परिषद भी इसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। अब चलते हैं विधानमंडल की शक्तियों एवं कार्यों के बारे में।
मेरा मतलब ये है कि आप चाहे विधान परिषद की शक्तियां पूछें, विधानसभा की शक्तियां पूछें या विधानमंडल की शक्तियां पूछें, हम इसको एक साथ लिंक करके पढ़ सकते हैं। मतलब ये कि संसद की शक्ति पूछ लें, लोकसभा की शक्ति पूछ लें, राज्यसभा की शक्ति पूछ लें, सारी की सारी शक्तियां क्या है, कंबाइंड है। एक की शक्ति लिख दो, सबका काम चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति कि विधानमंडल जो है वो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के में वर्णित विषयों पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। इसका अधिकार किसी दूसरे को नहीं है। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो विधानमंडल राज्य में धन पर नियंत्रण रखता है और साथ में आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा भी प्रस्तुत करता है। प्रशासनिक शक्तियां की वाली वही बात होगी कि पूरक प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, कटौती प्रस्ताव लाना, अविश्वास प्रस्ताव लाना, ये चीजें होती हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति की बात करें तो भारतीय संविधान की कुछ धाराएं ऐसी जिनमें संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकार किया जाए। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि संविधान में जो संशोधन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो विशिष्ट बहुमत के द्वारा और एक सामान्य बहुमत के द्वारा। विशिष्ट बहुमत का मतलब ये होता है कि आपको संसद के दोनों सदनों से इस संशोधन जैसे संबंधित विधेयक को पारित करवाना होता है। उसके बाद में कम से कम आधे राज्यों की जो विधान मंडल है उनसे भी इसे क्या मिलनी चाहिए, स्वीकार्यता मिलनी चाहिए, तभी जाके स्वीकार किया जा सकता है। निर्वाचन संबंधी बात करें तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के समकक्ष जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ये तो हो गई बात किसकी भाई जी, विधान मंडल की। दोनों सदन की बात हो गई, विधानसभा और विधान परिषद। अब जरा हम कर लें राज्य कार्यपालिका की। राज्य कार्यपालिका जो है वो तीन सिस्टम से बना है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। राज्यपाल जो है नाम मात्र का होता है, उसी जिस प्रकार राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्यों में क्या होता है, नाम मात्र का होता है। और एक वैधानिक या संवैधानिक प्रधान होता है किसका, राज्यों का। और वास्तविक जो कार्यपालिका होती है, जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री। राज्यपाल की नियुक्ति की हम बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है और 5 वर्ष पूर्व पश्चात स्वयं त्यागपत्र दे या फिर दूसरे राज्य में हस्तांतरित किया जा सकता है। हमें राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है कि राज्यपाल जो है उसकी जो मुख्य भूमिका क्या होती है। वैसे राज्यों का जो मुखिया होता है मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 163(1) में यह स्पष्ट कहा गया है, लिखा गया है कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए राज्य में एक व्यक्ति होगा जिसे मुख्यमंत्री कहा जाएगा और वो इनकी सलाह से काम करेगा। 163(1) में यह भी प्रश्न उठाया गया कि संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेक अनुसार कार्य करे, तो राज्यपाल को अपने विवेक अनुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेक अनुसार कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मीन्स ये हो गया कि राज्यपाल जो है वो नाम मात्र का शासक होगा और उसकी सलाह के लिए किसको नियुक्त किया गया है, मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया है। क्लियर बात। चलिए आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, तो हम आगे देखते हैं कि राज्यपाल कौन व्यक्ति बन सकता है। तो ये राज्यपाल जो है वो भारत का नागरिक होगा और उसकी आयु कम से कम कितने 35 वर्ष की होनी चाहिए और वह राज्यपाल बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो उसे राज्यपाल बनने से पूर्व या राज्यपाल बनने के उपरांत उसे क्या करना पड़ेगा, तो उस सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब हम कर लें इनकी शक्तियों की बात। राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं उसकी हम बात कर लें तो थोड़ा हम शॉर्ट में समझ लें कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसमें देखिए कार्यपालिका शक्ति होती है फर्स्ट, और उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर है विधायी शक्ति होती है, फिर है आपकी जो वित्तीय शक्ति जो है, और फिर न्यायिक शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्ति मीन्स यहाँ ये दिया गया है, कार्यपालिका शक्ति का मतलब ये होता है कि जो राज्यपाल है वो क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के बाद जो अन्य जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति में योगदान देगा। साथ में जो लोकसभा, जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श से करेगा। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून बनाने की प्रोसेस शुरू होती है, कोई विधेयक लाया जाता है और उस विधेयक को दोनों सदनों से पारित करवा दिया जाता है, और उस पारित करवाने के बाद जब वह कानून बनाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, मीन्स ये कि जो विधेयक लाया गया उसकी स्वीकृति के लिए कहाँ भेजा जाता है, राज्यपाल के पास उसे भेजा
जाता है। और राज्यपाल के पास भेजने के बाद अगर राज्यपाल उसके अस्वीकृत कर देता है, पुनर्विचार के लिए उसे वापस विधानसभा लौटा देता है, तो दूसरी बार जब विधेयक पारित कर लिया जाता है तो फिर राज्यपाल को स्वीकृति देनी होती है। मीन्स ये हो गया कि विधायी शक्ति में राज्यपाल की भूमिका होती है, लेकिन वो भी क्या होती है, नाममात्र की। अंततः राज्यपाल को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। इसके अलावा देखें वित्तीय जो शक्ति है उसको भी हम देख लेते हैं कि जो वित्तीय शक्ति है उसमें हम देखते हैं राज्यपाल कुछ वित्तीय शक्तियां भी रखता है अपने राज्य विधानमंडल। विधानसभा में राज्यपाल के पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय तो कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष। और कोई धन विधेयक प्रस्तुत करना है या नहीं करना है, स्वीकृति देनी है या नहीं देनी है, इसकी स्वीकृति कौन देता है, राज्यपाल देता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना हम किसी भी अनुदान की क्या नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते। इसके अलावा न्यायिक शक्तियों की हम बात कर लें फ्रेंड्स, तो देखिए न्यायिक जो शक्तियां होती हैं वो होती हैं, इसमें राज्यपाल के पास ये पावर शक्ति होती है कि वे किसी भी अपराधी व्यक्ति को क्या कर सकता है, उसकी सजा माफ कर सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है, या उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। जिसको अगर फांसी की सजा हो जाए या उसको मौत की सजा सुना दी जाए तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जा सकता है, उसको माफ किया जा सकता है, सजा कम की जा सकती है, या फिर आजीवन उसकी जो मौत की सजा है उसे आजीवन कारावास के रूप में बदली जा सकती है। डिफरेंट हम यहाँ शक्तियों की बात करते हैं, राज्यपाल की शक्तियों की बात करते हैं। तो राज्यपाल की शक्तियों में हमने एक डिस्कस जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो कर लेते हैं कि अनुच्छेद 356 जैसे राष्ट्रपति के आपातकाल लगाने के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 52, 352, 356 और 360। तो 356 है उसमें राज्यपाल जो है राज्य स्तर पर क्या लगा सकता है, आपातकाल लगवा सकता है। मीन्स ये कि वहाँ राज्यपाल को लगता है कि राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं चल पा रही है, राज्य संवैधानिक प्रावधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ राज्यपाल वहाँ आपातकाल लगाने के लिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेज सकता है। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ी स्पीड तेज है क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग होता जा रहा है। अब जरा हमें मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे। आपको ये मैंने आपको पहले बताया था कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दोनों की सेम क्या होती हैं, शक्तियां होती हैं, जो भी उसका प्रोफेशन होता है वो सेम होता है, बस इसमें आर्टिकल नंबर और जो पद है वो चेंज हो जाता है। तो जो मुख्यमंत्री है उसकी बात करें तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रधान होता है, मुखिया होता है, और राज्य का मुख्यमंत्री मुखिया के रूप में काम करता है। वास्तव में मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत की गई है, जो कि बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता मतलब उसको विधानसभा में जितनी अत्यधिक सीटें मिलती हैं, सब ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो वहाँ जो सदस्य होते हैं सब मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं और उस नेता को बहुमत दल का नेता कहा जाता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्यों की बात कर लें तो मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों की बात करें तो सबसे पहले आता है मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, और फिर ये सूची राज्यपाल को भेज दी जाती है। मंत्रियों को विभागों का आवंटन और परिवर्तन, ये काम भी किसका है, मुख्यमंत्री का है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, ये काम भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है कि मतलब जितनी भी बैठकें बुलानी हो, एजेंडा तैयार करना हो, एजेंडा में कार्य सूची तैयार करनी हो, वो भी काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, मतलब जो जो विभाग डिवाइड किए गए हैं, बांटे गए हैं, उन विभागों के अंदर आपसी सामंजस्य काम बिठाने का काम भी मुख्यमंत्री का होता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य एक कड़ी का काम करता है, सेतु का काम करता है। मीन्स जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों से अवगत कराने का काम मुख्यमंत्री का होता है। विधानसभा का नेता भी कौन होता है, मुख्यमंत्री ही होता है। तो ये था हमारा मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, विधान परिषद। थोड़ा आगे और चलते हैं। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय भी इसका पार्ट है राज्य सरकार का। तो हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बात हुई थी कि तो कौन होता है भाई, व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका के बाद में आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका उच्च न्यायालय। ठीक है, या कहेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्यों के उच्च न्यायालय की बात कर लें तो ये भारत में एक स्वीकृत न्यायपालिका है, और ये जो उच्चतम न्यायालय के उपरांत उसके नीचे वाले स्तर का होता है। उच्च न्यायालयों का गठन
अनुच्छेद 216 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिलकर इस राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 217(1) के अनुसार कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह, नियम और राज्यपाल के परामर्श से करेगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल परामर्श द्वारा करेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद 217(2) में दी गई है। नागरिक हो, उसे इस कार्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, या न्यायिक पद पर हो, या फिर वह 10 वर्ष तक लगातार क्या रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो। कार्यकाल की बात करें तो 62 वर्ष इसकी उम्र तय की गई है और ये इसका जो उल्लेख है वो 217(1) में किया गया है। ये अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को दे सकते हैं और न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। अब जरा हम बात कर लें, थोड़ा स्पीडली है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र और शक्तियां। मूल अधिकार क्षेत्र, इसमें आप उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र हैं। संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद होते हैं। राजस्व का एकत्रीकरण संबंधी विवाद सुलझाए जाते हैं। मौलिक अधिकार, वसीयत, विवाह, विधि, कानून तथा विवाह विच्छेद आदि मुकदमे इसमें सोल्यूशन किए जाते हैं। याचिका अधिकारिता, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो होता है वो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा याचिकाएं जारी कर सकता है। मतलब ये एक तरह से किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन होता है, या कोई बेवजह से किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में जाकर क्या करता है, उनके अधिकारों का हनन करता है, तो ये उच्च न्यायालय कहें या फिर हम सुप्रीम कोर्ट कहें, जो केंद्र लेवल पर होता है, वो ऐसे याचिकाएं जारी कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार और अभिलेख न्यायालय। हमने क्षेत्राधिकारों की बात की, तो अब देख लेते हैं न्यायाधीशों का शपथ का जो है अनुच्छेद 219 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। न्यायाधीशों का स्थानांतरण की बात कर लें तो आर्टिकल नंबर 222 में किया गया है। न्यायाधीशों के वेतन की बात करें तो डियर फ्रेंड 221 में किया गया है, अनुच्छेद 221 में किया गया है। ये जो शक्तियां हैं उनको हम देख लेते हैं। याचिका देखें हम तो इसमें दे रखा है आपके आर्टिकल नंबर 226। कौन सा? आर्टिकल नंबर 226 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें ये 5 अधिकारिता दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई हैं आप देख सकते हैं। उच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा, जो हमने अभी डिस्कस की है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ये जो हम अनुच्छेद 226 है ये तो राज्यों को अधिकार प्राप्त है ये आदेश जारी करने की, और अनुच्छेद 32 में ये केंद्र को या सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्राधिकारी की हम बात करें तो इसमें सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें आपका आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकारी मामले जो आते हैं वो आते हैं सामने। फिर आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार या कहीं जो आपराधिक किस्म का जो कार्य होता है उसके लिए आप इसमें अपील कर सकते हैं। और संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसमें आपका मुकदमा होता है जिसमें आपका कोई संविधान की व्याख्या का प्रश्न छिपा हो, उसे यहाँ डिस्कस किया जा सकता है। फिर एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उनका अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। मीन्स अभिलेख न्यायालय मीन्स होता है कि जो भी वो डिसीजन देता है उन्हें लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है और आने वाले समय में उनको काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा प्रशासनिक संबंधी अधिकार हैं कि कोई राज्य जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उच्च न्यायालय उसे रोक सकता है। और लास्ट में है न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो उच्च न्यायालय है केंद्र एवं राज्य विधायिका कार्यपालिका कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। मीन्स अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सही नहीं है तो उसे क्या किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है, या उसको दोबारा से शुरू करने के लिए या उसमें संशोधन करने के लिए कहा जा सकता है। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा राज्य सरकार संबंधी चैप्टर, स्पेशली 10th क्लास के लिए और स्पेशली रीड क्लासेज के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आई थिंक वॉल्यूम तेज है, स्पीड से है,
तो कुछ हो सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।